नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है एसबीआई से होम लोन के संबंध में। अगर आप भी अपना कोई मकान खरीदने के लिए होम लोन लेना चाहते हैं और आप एसबीआई बैंक को चुनना चाहते हैं, तो एसबीआई बैंक से लोन लेने के लिए अभी वर्तमान में एसबीआई के अंदर इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, कितने साल के लिए आप होम लोन ले सकते हैं, इसके अलावा आपकी सैलरी के ऊपर कितनी सैलरी पे कितना लोन मिल सकता है, पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले बात करें हम एज की, तो अगर आप एसबीआई से होम लोन लेना चाहते हैं तो मिनिमम एज जो आपकी होनी चाहिए 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 70 ईयर। तो 18 से अगर 70 के बीच के अगर आप हैं, 18 से 70 साल के बीच के, तो आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा बात करें इसके अंदर वर्तमान में इंटरेस्ट रेट की, तो इंटरेस्ट रेट अभी वर्तमान के अंदर 8.50 इंटरेस्ट रेट आपको एसबीआई के अंदर लगने वाला है। बाकी फिलहाल 8.50 है। जो रेट होते हैं इंटरेस्ट रेट वो बढ़ सट भी सकते हैं बाद में, वर्तमान में 8.50 है। अब इसके अलावा बात करें लोन टेनओवर की, तो लोन टेनओवर आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दूसरा अगर बैंक की बात करें तो मैक्सिमम 30 ईयर का आपको लोन टेनओवर मिलता है, यानी कि 30 साल के अंदर आप अपना इंटरेस्ट जो अपना आप होम लोन ले रहे हो उसको चुका सकते हैं। अगर आप जो ईएमआई आ रही है उसको ज्यादा ईएमआई पेड कर सकते हैं, आपकी सैलरी के हिसाब से आपका जो लोन ज्यादा बन रहा है। आप कम टाइम की ईएमआई करवाना चाहते हो तो 15 साल, 20 साल, 25 साल, वो आप पे डिपेंड करता है। एक तो भाई आप जो लोन ले रहे हैं वो आपकी सैलरी पे 20 साल की ईएमआई पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी कि मैक्सिमम आपको 30 साल के लिए मिलेगा। बाकी अगर आप कम करवाना चाहेंगे तो फिर आपकी अगर आप 20 साल के लिए लेंगे तो आपकी ईएमआई बढ़ेगी। ईएमआई अगर बढ़ती है तो उतने रुपए का आपको लोन मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, आपकी सैलरी पे डिपेंड करेगा। जैसे मान के चलो कि आपकी सैलरी 50,000 रुपए आ रही है, तो 50,000 रुपए सैलरी के ऊपर आपकी मतलब बैंक आपको 25,000 की ईएमआई तक लोन देगा। अब 25,000 की ईएमआई तक लोन देगा तो अगर आपका 30 साल की अगर जो 10 ओवर पे आप लोन लेते हैं तो उसके आपकी ईएमआई अगर 25,000 है तो ठीक है। अगर आप 25 साल के लिए लेंगे तो आपकी ईएमआई मान के चलो 30-32,000 रुपए जाए, तो फिर बैंक आपको 25 साल के लिए लोन नहीं देगा, फिर आपको 30 साल के लिए देगा। वो फिर डिपेंड करेगा आपकी भाई जो सैलरी कितनी आ रही है। दूसरा कोई आपको और लोन चल रहा है, अब कितनी सैलरी पे कितना लोन मिलेगा ये सब डिपेंड करता है, क्या तो लोन कितना साल के लिए ले रहे हैं आप। दूसरा कोई आपका कोई एक्स्ट्रा लोन तो नहीं चल रहा है। अगर कोई आपका एक्स्ट्रा लोन चल रहा है तो उसकी जो ईएमआई होगी वो भी बैंक काउंट करता है। फिर उसकी ईएमआई काटने के बाद में, जैसे एग्जांपल के लिए 50,000 रुपये आपकी सैलरी आ रही है, आपको जब होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 25,000 की ईएमआई का मान के चलो लोन मिलेगा। लेकिन अगर आपने कोई और लोन ले रखा है, जैसे आपने कोई कार लोन ले रखा है या कोई प्लॉट परचेजिंग लोन ले रखा है, कोई भी लोन ले रखा है, उसकी भी ईएमआई जैसे 5,000 रुपये जा रही है, तो फिर बैंक आपको 20,000 रुपये की ईएमआई का लोन आपको देगा। तो उस हिसाब से फिर आपको लोन मिलता है। तो सैलरी पे डिपेंड करता है और आपका कोई और लोन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर उस हिसाब से आप टेनओवर भी अपना चुन सकते हैं। नहीं तो मैक्सिमम आपको 30 साल के लिए बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करता है। तो आपका एज का फैक्टर समझ में आ गया, इंटरेस्ट रेट भी बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा आप टेनओवर जो है कितनी सैलरी पे कितना लोन ले सकते हैं, पूरी जानकारी लगभग आपको छोटे छोटे शब्दों में बता दी है। अब नेक्स्ट बात करें आपकी डॉक्यूमेंटेशन की, तो डॉक्यूमेंट में आपका लोन का एप्लीकेशन आपका हो गया, उसके साथ आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो हो गई, और फिर आपका नॉर्मल डॉक्यूमेंट में फिर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड हो गया। ये तो एक नॉर्मल का आपको जैसे अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होगी। फिर इसके अलावा आपका इनकम प्रूफ वगैरह उसके डॉक्यूमेंट अलग हो गए, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट अलग आ जाते हैं। तो ये जो पेपर जो हो गए नॉर्मल, जो अगर एक एप्लीकेंट आप अप्लाई करेंगे उसी टाइम पे आपको चाहिए भाई लोन का, अपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, पासपोर्ट साइज की फोटो चिपका दी। इसके अलावा फिर आपके पास में जो ये आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं तो आपको बिजली का बिल हो गया, कोई आपका गैस कनेक्शन हो गया जिसके अंदर आपका, फिर वोटर आईडी कार्ड होगा, आपका डीएल हो गया जिसके अंदर आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। तो मेन जो देखें तो आप आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, फिर फॉर्म आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा प्रॉपर्टी पेपर की बात करें तो प्रॉपर्टी के अंदर देखो हर स्टेट के अंदर कुछ ना कुछ मतलब डिफरेंट टाइप के पेपर हो जाते हैं। बाकी जो नॉर्मल जो होता है भाई, आपको जैसे अप्लाई खरीद रहे हैं तो आप एग्रीमेंट कर रहे हैं तो एग्रीमेंट तो आपको देना ही देना पड़ेगा। अब इसके अंदर जैसे कुछ स्टेट ऐसे होते हैं कि भाई जिसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट मांगते हैं, कुछ के अंदर स्टाम्प पेपर के भी आप एग्रीमेंट दे दिया वो भी चल जाता है। तो स्टाम्प आपका एक तो एग्रीमेंट हो गया मेन। दूसरा फिर आपकी जैसे प्रॉपर्टी आप बनी बनाई ले रहे हैं तो उसका भाई आपका जो ऑक्यूपाइड सर्टिफिकेट होता है रेडी टू मूवमेंट का, वो फिर आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको जो प्लान है आपका, जैसे भाई अप्रूव्ड है कि नहीं है, उसका प्लान का जो कॉपी देना पड़ेगा। नगर निगम से अप्रूव्ड का जो पट्टा वगैरह होता है वो फिर आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये जो हो गया। उसके अलावा फिर आप जैसे कुछ अमाउंट का आप लोन ले रहे हैं, कुछ अमाउंट आप डायरेक्ट आप पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, जैसे बिल्डर को पेमेंट कर रहे हैं, तो जो अमाउंट आपने पेड किया है उसकी स्टेटमेंट बैंक को आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा जैसे आपका कोई और लोन चल रहा है तो उसकी भी आपको स्टेटमेंट बैंक को देनी पड़ेगी, आपकी 6 महीने की बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, लास्ट 6 मंथ की।
तो और लोन वगैरह चल रहा है उसके भी रिक्वायरमेंट मैंने बताया दिया अभी, उसका भी आपको स्टेटमेंट बैंक को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। कैंसिल चेक आपको बैंक को देने पड़ेंगे। तो ये सभी डॉक्यूमेंट हो गए प्रॉपर्टी के संबंध में, बैंक के संबंध में। इनकम प्रूफ के लिए आपको सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी। अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपको भाई लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप मांगेगा बैंक। इसके अलावा फिर आपका जो 16 नंबर फॉर्म होता है 2 साल का आपका वो देगा, या फिर आपने ITR अगर भरी हो तो वो आपको 2 साल के लिए वो देनी पड़ेगी। और अगर आप नॉन सैलरी पर्सन है तो इनकम प्रूफ में फिर अगर आप बिजनेसमैन है तो बिजनेस का एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, ITR रिटर्न देनी पड़ेगी 3 साल की। इसके अलावा आपकी बैलेंस शीट होगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट की जो डिटेल है 3 साल की वो आपको देनी पड़ेगी। अगर आप बिजनेसमैन है बिजनेस का लाइसेंस की डिटेल आपको देनी पड़ेगी, तो TDS सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो ये जो सभी चीजें होती है ये नॉन सैलरीड के लिए। सैलरीड के लिए मेन होता है आपकी सैलरी स्लिप हो गई, 16 नंबर फॉर्म हो गया ये, और आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट हो जाती है। तो ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं मेन लगते हैं। बाकी प्रॉपर्टी के संबंध में ज्यादा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो बैंक खुद वेरीफाई करता है। और जो बिल्डर्स होता है उससे डॉक्यूमेंट के इतने भी, क्योंकि हर स्टेट के अंदर डॉक्यूमेंट वगैरह के अंदर थोड़ा डिफरेंट चलता है, क्योंकि उसके अंदर उस हिसाब से फिर जहाँ पे आपकी ब्रांच होगी वो बिल्डर से उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मांगेगा। लेकिन मैन आपका एग्रीमेंट जो होता है आप एग्रीमेंट करते हैं वो तो बैंक को चाहिए चाहिए, साथ में उसका मास्टर प्लान हो गया, और इसके अलावा आपका अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है कि नहीं, क्योंकि विदाउट अप्रूव्ड प्रॉपर्टी के ऊपर जो SBI बैंक आपको लोन नहीं देगा। तो सबसे मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपकी जो प्रॉपर्टी वो अप्रूव्ड होनी चाहिए। नॉन अप्रूव्ड में आपको जो बैंक होगा वो SBI बैंक को लोन नहीं देगा, फिर आपको थर्ड पार्टी कोई बैंक से लोन लेना पड़ेगा, वो आपका इंटरेस्ट रेट महंगा पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन में मेन ये डॉक्यूमेंट चाहिए। बाकी आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके संबंध में किसी प्रकार कोई और डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।